संजय बेसिकली देसी डॉग का सॉफ्टवेयर है। वो जी स्पेशली सर। आप कह सकते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक लाइब्रेरी जो है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसके जी लिए जी उसमें सर। बेहतर मॉड्यूल दिया गया है। ठीक है। और कौन सा सॉफ्टवेयर आपने बताया? कोहा। एस- कोहा। कोहा जनरली आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये न्यूजीलैंड इसका ओरिजिन है। ठीक है। और ये आपको जी जी सर। बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल पे लाइब्रेरी में यूज होता है, क्योंकि इसका जो क्या? मॉड्यूल है वो बहुत वाइड है। इसमें बहुत तरह की फंक्शन मिलेगी, बहुत तरह की चीजें मिलेगी। तो स्कूल के लिए अगर कहेंगे तो कोहा सफिशिएंट नहीं है, ई ग्रंथालय ही सफिशिएंट माना जाएगा। हाँ ये सर, ई ग्रंथालय की बात करते हैं। कुछ वर्जन से रिलेटेड बात की जा रही थी सर कि 4.0 वर्जन जी सर। ई ग्रंथालय में सर यूज होता है। सर मैं पूछ ओके। और हाँ। कि जैसे इस ई ग्रंथालय है जो कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन 4.0 आया है, जो हर केवीएस में लॉन्च नहीं हुआ, एक दो छोड़ के, तो 3.0 जो है उसमें क्या डिमेरिट्स है, अमेरिट्स? हम्म। मैम हर साइट पे हो चुका है लॉन्च, आप देख लीजिएगा एक बार, हर जगह दिखा रहा है नहीं, 4.0। लॉन्च हो चुका है लेकिन ये सारे काम अभी वर्क नहीं कर रही है सर, ठीक है मैम, क्योंकि तो वो नहीं होने तो लगेगा। मैम ऐसा है कि डिफरेंस कुछ नहीं है, और उसको लॉन्च करने के लिए कोई खास तैयारी की भी आवश्यकता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इंटरनेट होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए उसके लिए। ठीक है। जो कि आपके पास इंटरनेट इंटरनेट जो कनेक्शन स्पीड है तो पावर बस थ्री आप पॉइंट जीरो में लॉन्च क्या कर है। सकते हैं। हाँ, 3.0 में क्या है, वो लेन है, यानी लोकल एरिया में चलेगा वो यस आपको सर। क्लस्टर का सर्विस नहीं देगा। लेकिन आप 4.0 पे आते हो, ये आपके जितने भी क्लस्टर में ये केवी का स्कूल है, वो सारे के रिसोर्सेस, अगर ये रिसोर्सेस है तो उनको आप ये एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन 3.0 में क्या है, सिर्फ आप लोकली जो फिजिकल बुक है उसके रिसोर्सेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको मतलब मैनेज कर सकते हैं। 3.0 से बेस्ट कहा जाएगा 4.0 को, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि हमारी लाइब्रेरी को थोड़ा सा और इजी बना दिया गया है। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि बाहरी दुनिया के लोग भी हैं उनको भी, इसलिए थोड़ा सा ये बेस्ट माना जा रहा है। अपडेट है उसका। हाँ सर, अपडेट है तो ये तो बहुत बेस्ट है। और सर ई ग्रंथालय के बारे में और कुछ बताइए सर, थोड़ा सा अंदर की बात बताइए सर, डीपली मैं चाहूंगा। अंदर के तो जब आप मॉड्यूल में जाओगे तब पता चलेगा। जैसे अगर आपको प्रिंसिपल ने बोल दिया एट ए जी टाइम जी। कि आपको रिपोर्ट बनाना है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो सबसे ज्यादा बुक इशू कराता है, ये सब मॉड्यूल उसके अंदर बने बने हैं, तो आप इजीली उसको रिपोर्ट हाँ तैयार सर, करके इमिडिएटली दे सकते हैं आप। ये हमने देखा था सर कि हमने नंबरिंग डाला और उस नंबरिंग के हम्म। पर जितना जो नाम था वो आ गया, और उन्होंने कौन सी बुक इशू कराई है वो भी दिखाने लगा सर। तो ये सबसे बेस्ट है उसमें सर। पूजा जी, सारी मेरा चीजें आपसे एक आपको सवाल है। रिपोर्ट बनाने के लिए आपको पूजा। टाइम नहीं लेफ्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू पूजा सर। मीना। यस सर। जी। कोई फिजिकल का स्टूडेंट है मैम, और वो सुनिए। फिजिकल का स्टूडेंट है लेकिन वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार या क्या करना चाहिए जैसे वो फिजिकल में इंटरेस्ट बना ले अपना? उसने सब्जेक्ट तो ले लिया गेम्स का, मगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा गेम्स में, तो आपके हिसाब से उसको टीचर को क्या करना चाहिए? सर उसे सर क्वेश्चन। हाँ जी, कोई भी जवाब दो, ऐसा मैम। कुछ नहीं है, तो पूजा से पूछा है, यस। अदरवाइज किरण भी सर, बोल सकते सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाना चाह रहा है। बच्चे ने कहीं कोई नया ग्रुप तो ज्वाइन नहीं कर लिया, बच्चे का ध्यान कहीं और तो नहीं चला गया, वो किसी और ग्रुप में इंटरेस्ट दिखाने लग गया हो, मतलब उसने फ्रेंड बना ली हो तो उधर को ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गया हो, बच्चे का ध्यान कहीं और जाने लग गया हो। तो इस तरह से हमें बच्चे के बारे में पहले स्टडी करनी चाहिए कि बच्चा का ध्यान क्यों ही लग रहा है। पहले इंटरेस्ट दिखा रहे तो उसने सब्जेक्ट चूज किया है तो कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट तो रहा होगा ना, पहले से वो लेना चाह रहा है। राइट। तो इस राइट। सारी चीजों को ध्यान रख करके हमको इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो हम मैं कैसे इसमें रखेंगे थोड़ा सा मीन्स? उस इसमें खेल ऐड के कर बारे में मोटिवेट भी किया जा सकता है, उस खेल के रिलेटेड इसमें होंगे ऐड कर देना चाहूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, फिजिकल करिए एजुकेशन करिए की बात उज्जवल। चल रही है। फिजिकल एजुकेशन की बात चल रही है, और कोई बच्चा एडमिशन ले चुका है सर और इंटरेस्ट नहीं ले रहा है सर। आप सबसे पहली बात तो, एक तो आप उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ शायद फिजिकली सभी लोग फिट माने जाते हैं सर, और उस वहाँ से बहुत सारे लोग जो कि आप बहुत बड़े बड़े ओहदे पे सर काम कर रहे हैं और अपना इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं सर।
आप उसे मोटिवेट कई प्रकार से कर सकते हैं सर। मोटिवेट करने के लिए आप उसे फिजिकल से युक्त जो फिल्में हैं सर, जो कि बनाई गई, आपसे पान सिंह तोमर है सर, भाग मिल्खा भाग है, ऐसे फिल्मों का भी आप ले सकते हैं सर। और इस फिल्मों को दिखा के उसे आप सर, जो फिल्में देखने के बाद आदमी के अंदर जो पावर आती है ना सर, वो कहने लायक नहीं होती है। राइट तो ये आप कर सकते हैं सर। सर अगर इसे मोल्ड कर दिया जाए कि बच्चे का तो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट तो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बच्चा प्रॉपर जो अपना टाइम है वो स्टडी में दे, ओके ओके मैम। तो उसको उनको अभी कैसे समझाएंगे? ऐसी ऐसी बात होती तो उनको समझा सकते थे कि लता मंगेशकर के यदि पिताजी आज उन्हें गायन से रोक देते तो लता मंगेशकर ना होती, और जो हमारे सचिन तेंदुलकर भारत के महान क्रिकेटर हुए, उनको उनके घर वाले रोक देते तो आज वे महान क्रिकेटर नहीं होते। रह गई बात सक्सेस की, तो सक्सेस बिना मेहनत किए नहीं होती है। सक्सेस तो यदि आप मेहनत ना करेंगे तो आप बैठे बैठे सक्सेस आपके पास में नहीं आने वाली है। तो मैं उनको बता सकता हूँ कि सर यदि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है तो मैं इसके साथ ऑलरेडी खड़ा हूँ। ये चाहे खड़ा रहे रहे ना रहे, इसके साथ मैं हर समय खड़ा रहूंगा, चाहे बारिश भी होगी तो मैं खड़ा रहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक दिन देश का नाम जो है रोशन करेगा। तो मैं उसको उनको उसके प्रति या उनको कई लोगों से मिलवा सकता हूँ जो फिजिकल एजुकेशन के प्रति या फिजिकली फिट हैं और वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनसे मिलवा के उनसे थोड़ा सा मिलाएंगे तो उनका जो है कि उस तरफ से आकर्षण बढ़ेगा मैम। पेरेंट्स की ये सोच है कि अगर बच्चा 99% डाले वही इंटेलिजेंट है, वही सक्सेस है अपनी लाइफ में। नहीं, अभी आप जो यहाँ के जो आपके इंडिया के जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो 10th क्लास ड्रॉप आउट हैं, वो 10th भी पास नहीं है, लेकिन आज साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा उनका नाम है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, उनको बता सकते हैं। और आपके क्या बोलते हैं मैम, कौन वो साइंटिस्ट थे वो, कि वो भी ड्रॉप आउट थे मैम। तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम बताया जा सकता है थॉमस एडिसन अपनी मदर से स्टडी किया था। ओके सर, ओके सर। यस, तो ऐसे बहुत नाम अच्छा, बताया बहुत जा अच्छा। सकता है। गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या होता है कि अब गेम्स में सबसे ज्यादा अग्रेशन दिखाता है बंदा, कोई भी स्टूडेंट है वो, और वहां पे बच्चों की मारपीट हो सकती है या फिर किसी को चोट लग सकती है। तो उसमें अगर टीचर्स के ऊपर बात आती है, क्यों पनिशमेंट तो अलाउड होती नहीं है अभी केवीएस में, अगर टीचर्स पे कुछ इंक्वायरी होती है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि बच्चों की मारपीट पीटीआई भी सर ना को हो, बच्चे अलाउ झगड़े है भी ना हो। एग्रेशन तो पीटीआई होगा सर को गेम में। अलाउ है सर। पीटीआई सर को अलाउ है सर, आपको मारना नहीं है, बट आप एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, नहीं, वहां पे आपको एग्रेशन बच्चे कुछ को ज्यादा हो जाती है, फिजिकल स्पोर्ट्स में होती है एग्रेशन ज्यादा ही। होती है सर, ठीक है सर। तो उसको आपको हैंडल करने का, आप तो सबसे पहले तो उसका माइंड सेट करिए कि ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा। यदि ऐसा उदंड प्रवृत्ति का क्यों हो रहे हैं लोग, क्यों ज्यादा भीड़ लगा के क्यों मारपीट कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिए सर। कहीं गुटबाजी तो नहीं हो रही है ना, दो दो गुट में लोग बट तो नहीं गए हैं ना। तो उस गुटबाजी को सबसे पहले समाप्त करिए सर, इसके प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये ग्राउंड स्तर से समाप्त होगा सर। सर एनईपी में, एनईपी 2020 में लाइब्रेरी के बारे में विशेष क्या बतलाया गया है सर? एनईपी 2020 में कुछ लाइब्रेरी के लिए विशेष नहीं है मैम, उस तरीके से जो सोच रहे हैं हम लोग। यदि रामकिशोर सर, रामकिशोर सर, एनसीएफ में सर? रुक जाइए मैम, आ रहे हैं ये रामकिशोर डिजिटल सर। लाइब्रेरी का कुछ प्रावधान किया गया है। हाँ हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी में 2020 में कुछ डिजिटल लाइब्रेरी का जिक्र है, जिसके हाँ तहत सर। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का और ई रिसोर्सेज पे मतलब एक्सेस पे जाके ध्यान देने की बात वही कह की गई। सकते हैं सर कि डिजिटल लाइब्रेरी में वही हुआ है सर ना, कि एक साथ में जो 1000 लाइब्रेरी हैं, 1000 लाइब्रेरी, उनको एक साथ जोड़ा जाएगा, ताकि यदि हमारे लाइब्रेरी में पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो वो कहीं और उपलब्ध है, तो हमको आसानी से यहाँ इजिली उसको प्रोवाइड करा सकें, यदि पाठक हमारे यहाँ ये तो खोज रहा है पहले सर। से ही चल रहा है, इसको तो इंटर लाइब्रेरी लोन बोलते हैं, ठीक है, ये तो हाँ पहले से सर, चला है। पहले से चल रहा है, इसी में डेवलप करेंगे सर और भी थोड़ा सा। हाँ, ई रिसोर्सेज को सर, बढ़ाने की बात कही गई है, जो ई रिसोर्सेज है अपने ई बुक सर है मेरा उसको। मेरा एक क्वेश्चन था टीचिंग डेमो को लेके। यस प्लीज। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम डेमो के लिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उसकी 50% है उसकी वेटेज, तो हमें कितने मिनट का तैयार करना चाहिए सेफ साइड के लिए? इफ आई एम सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो मेरा मानना है कि आपको मैक्सिमम टॉपिक्स कवर अप रखने चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे रखने चाहिए जिन पर आपकी कमांड बहुत होती है, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूअर डायरेक्ट ही कहते हैं आपको
कि मैडम अपनी चॉइस पे कोई डेमो दीजिए, चलिए ठीक है, तो उस समय आप अपनी कमांड वाले टॉपिक पे दीजिए। अदरवाइज वो आपको अगर टॉपिक बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एस्टिमेशन की 5-7 मिनट आपका टॉपिक चलना चाहिए कम से कम। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके टॉपिक को आप तक सीमित रखेंगे, वो उसको बहुत आगे भी ले आते हैं कई बार, तो वो उनकी चॉइस होती है, वो सिर्फ सुनते नहीं रहते अपनी तरह। जैसे अपने क्या करते हैं, जब डेमो प्रैक्टिस करवाते हैं तो अपने सुनते हैं सामने वाले बच्चे को कि हाँ वो आराम से कैंडिडेट बता रहा है यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। वो क्या करते हैं, उसके अंदर 2-4 क्वेश्चंस करके चेक कर लेते हैं कि इनका नॉलेज लेवल कैसा है। तो अगर आपका टॉपिक पे कमांड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर आपको थोड़ा लेंदी रखना चाहिए। और सर जैसे हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग मतलब हाँ बहुत सर, अच्छी है। मेरे अभी साथ जैसे मैं बता आपको रहा हूँ। ऋतु में बताता हूँ, हाँ अभी सर। रामकिशोर ने रिसेंटली डेमो दिया, तो ऑब्वियस है रामकिशोर भी बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, मगर ये श्योर है कि जब हाँ रामकिशोर खड़े सर, हुए होंगे डेमो देने के लिए तो उन्होंने क्या है, क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर मतलब करी होगी, श्योर होता है ये। तो अपने उस बात के लिए भी तैयार रामकिशोर रहिए। हाँ सर, आपने सर, डेमो किससे तैयार किया था सर? सर आपने जैसे डेमो ही किससे मैंने आईपीआर था मेरा टॉपिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। जी सर। तो जैसे ही मैंने बताना शुरू किया, कॉपीराइट पे आया, ये कॉपीराइट को कुछ सारी टर्म बताई कि कब आया है और किसकी तरह से क्या प्रावधान है, कितने दिन की जो है ये मतलब कवर अप करता है, ये सब बताया। जैसे ही मैंने, फिर सर ने पूछा कि ये लास्ट अमेंडमेंट कब हुए हैं, इसका सिंबल कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन आपको बराबर आएंगे। आप टॉपिक शुरू ओके। करेंगे, लिखेंगे बोर्ड पे, क्रॉस क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। जैसे सर कैटलॉगिंग का हमको करना है, यदि मैं कैटलॉगिंग के बारे में डेमो चालू करता हूँ सर, तो कैटलॉगिंग से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आप शुरू करेंगे बताएंगे कैटलॉगिंग क्या होता है, आपको मेथड पूछ देंगे। मेथड के बाद फिर आपको ये थोड़ा फॉर्मेट पूछेंगे, उनको कनेक्टिंग सिंबल पूछेंगे, पंचुएशन मार्क पूछेंगे, साइज सर क्या होता है आपकी वो तरफ से पूछेंगे। बेस्ट कौन सा रहेगा हम लोगों के लिए? आपकी तरफ से ये कौन सा क्या बेस्ट रहेगा, किस पे तैयार करें सर डेमो? कैटलॉगिंग के लिए? नहीं नहीं, कैटलॉगिंग के अलावा सर। नहीं नहीं, तो वो आपकी सेल्फ चॉइस होगी, क्योंकि आपको कमांड होनी चाहिए उस सब्जेक्ट पे, उस नहीं नहीं टॉपिक पे। सर, अगर आप एक पूरी डीपली नॉलेज हाँ, है फिर आप करिए, ठीक है, नहीं तो फंस जाइएगा। नहीं तो कुछ रामकिशोर सर, बताइए आपको सर कितना अपनी टाइम दिया तरफ से। था टीचिंग डेमो के लिए? 10 मिनट का वहाँ शेड्यूल था, वो पहले से प्री डिफाइंड था। 10 मिनट जो है आपको सेल्फ प्रिपेयर टॉपिक था, और नेक्स्ट 10 मिनट में वहाँ पे रेंडमली बॉक्स से चूज करना था। वो मिला था, दोनों को लेके एक साथ प्रेजेंट करना है 20 मिनट के अंदर में। बट रितु दैट वाज गिवन बिकॉज उस समय इंटरव्यू नहीं हुआ इनका, डायरेक्ट मतलब इनका जो सिलेक्शन है वो डेमो को दे दिया कंप्लीट। यस यस सर, सिर्फ इंट्रो लेके एक होता है ना कि डबल 4 मिल गया लाइन पे टाइम। इंट्रो देना था, उनके बाद शुरू। सर लाइब्रेरियन में बुक समरी के बारे में कुछ बता इंटेलेक्चुअल सकते हैं सर? प्रॉपर्टी क्या है? टेक्निकल बुक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो क्या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? और ये अभी हाल ही में मनाया गया है, कितने तारीख को ये मनाया जाता है? यस यस, ये विपो जो है अपना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967 में आया है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसी ने ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि जो कि क्रिएटर है, इन्वेंटर है, उसके जो ये क्रेडिट है, उनको क्रेडिट देने के लिए, इकोनॉमिकली प्रॉफिट देने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको एक संरक्षण देने के लिए, और उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए तारीख मनाया ये क्या कहते हैं, 26 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। यस सर, क्या कर लीजिए। रामकिशोर सर, पेटेंट और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है फिर? पेटेंट और कॉपीराइट? यस सर। यस यस, कॉपीराइट जो है आपको बुक से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है, और ये इसमें ड्यूरेशन होता है कि ऑथर का लाइफ प्लस 60 ईयर, ठीक है, इसका ये कवर करने का ये ड्यूरेशन होता है। लेकिन पेटेंट जो है वो सिर्फ 20 ईयर के लिए मिलता है, और इसको इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। पेटेंट को लाइसेंसी करने के लिए इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, जो कि 20 वर्ष के लिए मिलता है। और इन्वेंटर और गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको मिल के दोनों के टाइप से ये होता है, मतलब रजिस्टर होता है। निधि विपो व्हाट को इज टीएम? कॉपीराइट का बेस्ट टीएम बता क्या सकते होता हैं है क्या निधि? सर? टीएम क्या सर? टीएम डीएम? टी फॉर टाइगर, टीएम। टीएम मैम। टीएम जी। ट्रेडमार्क सर। ओके, यस निधि मैम, रामकिशोर सर, मैं एक Yes, चीज मेरा पूछना एक चाह क्वेश्चन था रही हूँ सर, आपसे। कॉपीराइट ये से जो मार्जिनल क्वेश्चन हो रहा था, कॉस्ट और इसमें मार्जिनल ई बुक रेवेन्यू, को क्या मान सकते हैं आप सर? इनके बारे में थोड़ा सा बताओगे क्या? ये टर्म्स क्या है? मार्जिनल
रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। हाँ जी। मार्जिनल कॉस्ट वो होती है जो जब हम मान लिया 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं सेम रिसोर्सेज के द्वारा, जो भी हमारी लेबर मैन मटेरियल थे रिसोर्सेज सेम है लेकिन यूनिट क्या करनी है एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल। तो सेम यूनिट को लेकर जब हम क्या, तो वहां पर जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल रिवेन्यू सेम है कि सेम रिसोर्सेज के द्वारा हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल कर पा रहे हैं सेम रिसोर्सेज को यूज करते टाइम, तो वहां पर हमारी वो मार्जिनल रिवेन्यू होगी, यानी कि सीमांत आय और सीमांत लागत। निधि, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस है? सर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमारी सेंट्रल बैंक द्वारा लगाई जाती हैं। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इन टर्म्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। कि एक तो हमारी सेंट्रल बैंक द्वारा बैंक पर लगाई जाती है ताकि मॉनेटरी कंट्रोल रहे मार्केट में। एक रिवर्स रेपो रेट होती है जो जिस पर हमारा सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल अदर बैंक्स को। निशा मैम बोल रही है, बोलिए मैम। इज एम आई राइट? ऑलमोस्ट राइट। आरबीआई इसमें एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, वो थोड़ा एक्सपेक्ट होता है, उसमें बैंक रेट आ जाता है, बट ऑलमोस्ट आपने अच्छा बताया। ये लेवर्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली है ना सर। यस रामकिशोर। ये सर रेपो रेट जो होगा, अगर बैंक जो है वो लेंगे आपको आरबीआई से लेंगे अगर लोन, तो वो रेपो रेट हो जाएगा। लेकिन जब रिवर्स ठीक इसी का होगा, यानी बैंक से कौन लेगा आरबीआई लेगा, तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। अच्छा जो कि दर कम रहती है। एक्चुअली में क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी डिफाइन करने में हमें थोड़ी प्रूडेंसी दिखानी पड़ती है, क्योंकि बोलने में तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि बैंक आरबीआई से पैसे लेगा और जब आरबीआई बैंक से पैसे लेगा। अब कभी आपने अपने पापा को पॉकेट मनी दी है क्या? नहीं दी ना, हमेशा अपने पापा मम्मी से पॉकेट मनी ली है, समझे? तो आरबीआई को कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बैंक्स के पास एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी फंड इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या है बैंक आरबीआई में जमा करवा देते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। उसको आप सही कह रहे हैं, रिवर्स उसके लिए एक टर्म यूज होती है सर, इन्फ्लेशन सीआरआर और कंट्रोल करने के लिए। सीआरआर अलग चीज है। सीआरआर है कि अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है ना, तो यू आर सपोज टू पे 3 to 4% जो भी चल रहा है इस समय, वो पर्टिकुलर आपको पे करना पड़ता है अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है। फिर एक एसएलआर होता है जो मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, कि अगर आपको बैंक बिजनेस करना है तो आपने कुछ पैसा सेफ्टी के लिए रख दिया है कि कल को अगर दिवालिया घोषित होता है, जिसे हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, तो उसके लिए फिर ये एसएलआर का यूज किया जाता है। चलिए वापस आ जाओ टॉपिक्स पर। सर लाइब्रेरी लोन सर्विस क्या है सर? लाइब्रेरी लोन सर्विस क्या है सर? बताइए जी रामकिशोर। लाइब्रेरी लोन यही हुआ ना कि अगर हमारी लाइब्रेरी में कोई बुक उपलब्ध नहीं है और बच्चे मांग रहे हैं हमसे, ठीक है, तो एक लाइब्रेरी जो है कोई भी, जैसे स्कूल लाइब्रेरी है, केवीएस है, तो केवीएस भी अपना क्लस्टर बना रखे है। तो क्लस्टर के तहत जितना अलग अलग लाइब्रेरी है उनका कैटालॉग भी आपके लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है, और आपका बुक का कैटालॉग भी दूसरी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। और जैसे जिस बुक की जरूरत पड़ी और हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, तो पहले कैटालॉग कार्ड देखेंगे और किस लाइब्रेरी में है वो पता लगे, उस लाइब्रेरी से वो मंगा लेंगे और अपने यूजर को देंगे। यही इंटर लाइब्रेरी लोन होता है। सर रामकिशोर सर, मेरा एक और आपसे शिकायत है सर, आप कॉल करने पे आप कॉल पिकअप नहीं करते हैं सर, थोड़ा सा पिक कर लीजिएगा। नहीं, मेरे पास कॉल नहीं है। मैं किया था सर, सर से नंबर चलिए पर्सनल बातें यहाँ मत किया करो बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट। सॉरी सर, सर एवरग्रीन लाइब्रेरी में क्या यूज है सर? एवरग्रीन, यस सर। ये डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप कहेंगे कि एक मैनेजमेंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है, तो मैनेजमेंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कहेंगे तो ये जो है बेसिकली आपको ई ग्रंथालय, कोहा वगैरह ये सब हो जाएगा। हमारे बीच में शालिनी आ गई है भाई। शालिनी इज डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए रामकिशोर अपनी बात को। यस। तो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कहने के सिंस वहाँ क्या होता है ना, रिपोजिटरी बनाया जाता है। मतलब सिंस कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी में बुक है तो उनको डिजिटाइज करके उसको ई बुक में कन्वर्ट करके उसको एक रिपोजिटरी बना के अपने वो सॉफ्टवेयर के अंदर में डाल देंगे, जिसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पूजा, आई वांट यू शुड हैव सम क्वेश्चन फॉर शालिनी। शालिनी इज हिंदी सब्जेक्ट टीचर। इवन निशा, मैं चाहूंगा शालिनी को आप इन्वॉल्व करिए और एक क्वेश्चन जरूर इनसे पुट अप कीजिए। शालिनी गेट रेडी। सर एवरग्रीन में सर नहीं। शालिनी मैम
मेरा आपसे क्वेश्चन है कि तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा और क्यों कहा? शालिनी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैं शालिनी बता आंसर दीजिए मैम। शालिनी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज शायद नहीं वो सुनाई दे डिस्कनेक्ट रही हो थी रही है, हमको। कोई बात नहीं। पूजा पूजा मैम आप आंसर आंसर दे देने वाली सकते हो थी। चाहो तो। अमरलाल नागर ने कहा था। ओके मैम। और और क्यों कहा था मैम? क्यों कहा गया? आपसे एक मैम क्यों कहा था तुलसीदास को मानस का हंस अमृतलाल नागर ने क्यों कहा? मैम ये तो नहीं बता सकता, आप ही बता सकते हो। आप बता दीजिए निशा फटाफट। मैम 1972 में अमृतलाल नागर ने मानस का हंस एक उपन्यास लिखा था। तुलसीदास को उन्होंने सहज मानव के रूप में दिखाया था। जो उनके व्यक्तित्व है उनको बहुत ज्यादा मतलब एक सहज मानव के रूप में आम इंसान की तरह दर्शाया था। और वहां से उन्होंने उनके कविता या फिर उनकी जो भी रचनाएं रही हैं उनके आधार पर उनको एक सहज मानव के रूप में दर्शित किया है, इसलिए उन्हें मानस का हंस कहा है। निधि मैम, अच्छा मेरा मैम, आपसे एक क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? यस मैम। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप केवीएस को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेंगे? क्या आपसे केवीएस सेटिस्फाइड हो आपके टीचिंग मेथड से, और आपके जो आप कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहे हैं उससे? मैम एक बार क्वेश्चन को इलेबोरेट करना प्लीज। How will you satisfy KVS By your through your teaching teaching method? and through your all efforts? सेटिस्फाई केवीएस। KVS में एक इम्पोर्टेंट जूल कैसे बनेंगे आप? अपने आप को कैसे दर्शाएंगी मैम? केबीएस में अपने आप को कैसे दर्शाएंगी कि मैं आई एम ए बेस्ट? एक्चुअली मैं निधि बेस्ट हमारी वो स्टूडेंट है जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस पहले एंजॉय कर रही है और ऑनलाइन क्लासेस बाद में एंजॉय करेगी। बाकी सब स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन पहले लेते हैं उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं। और निधि थोड़ा ज्यादा वो कहते हैं ना, जैसे ज्यादा हमारे साथ घुल मिल गई तो हमने कहा निधि को, निधि ने भी अच्छा लगा निधि को भी। और सबसे बड़ी बात होती है घुलने मिलने की, मतलब पार्टिसिपेट अच्छा करती है तो इनको भी अच्छी फीलिंग आती है। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। बोलिए किरण, आप जवाब दे सकते हैं इनका। सर अगर एज ए लाइब्रेरियन मुझसे हाँ जी, एक पूछा ही बात है। जाएगा हाँ जी हाँ, बोलिए। तो सर मैं बच्चों को पहले ओवरव्यू दूंगी, मतलब कि एनुअल ओवरव्यू दूंगी कि आपको लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ाया जा सकता है, कितने बुक आपको प्रोवाइड करेंगे, कितने मैगजीन आपको प्रोवाइड, इस तरह से मैं इंक्रीज करूंगी, आकर्षित करूंगी कि लाइब्रेरी में आए और ये सब आपको फैसिलिटी मिलेगा। Means you will develop the curiosity among the students first of all. Yes, सबसे पहले आप क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। yes, निशा मैम लास्ट मोमेंट बचा हुआ है मैम, कुछ यदि आपको हो नहीं तो अभी सुना लास्ट नहीं है, दीजिए। 4 मिनट्स है, आप कंटिन्यू करिए क्वेश्चन, मैं बता दूंगा निशा को। ओके ओके सर। निशा के अलावा भी और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, लास्ट में कुछ गाना चाहता है, कोई अच्छी बात करना चाहता है तो प्लीज आप अलाउड है, आप बता सकते हैं सर अब की बार मैं करना चाहूंगा ऐसा करके। सर ये जो जैसे अभी बोलते करंट एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी हमारी न्यूज है या करंट फिलहाल का जो मतलब बेनिफिशियल है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पज से, वो सर हम कैसे तैयार कर सकते हैं? प्लीज थोड़ा बता देंगे आप। बिल्कुल आप लोग गाइडेंस, चलिए पहले आप लोग बोल लीजिए। निशा पूरा यू वांट टू से समथिंग? ओके, आई विल बी जस्टिफाइंग यू। आप लोग देखते हो कई बार फैकल्टीज आती है आपके बीच में, कल नया आई थी यहाँ पर, तो फैकल्टीज से आप पूछा करो। जब फैकल्टीज आती है ना तो कोशिश किया करो फैकल्टीज को आप ज्यादा क्वेश्चंस दिया करो। आपस में तो हम कभी भी डिस्कस कर लेंगे, तो फैकल्टीज आपको ना करंट इश्यूज पे ज्यादा अच्छा बता सकती है जो ऑलरेडी जॉब। मैम करंट से जोड़ने के लिए हम मतलब केंद्रीय विद्यालय के ऐप पे जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या सुचारू रूप से एनुअली चलाया जा रहा है, वर्बल और ऑडियो, मतलब उसको हम सर्च करके जानेंगे और इस तरह हम करंट से जोड़ के उनका आंसर दे सकते हैं। सर एक ऐप है अलाप, उस पर भी जाके हम एनुअल प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं जो केंद्रीय क्या नाम है मैम? अलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। निशा मैम। यस निशा मैम। गेट रेडी। मैम चंपू को किसे कहते हैं और कोई काव्य का नाम बताओगे? चंपू? हाँ मैम अभी मैं इसके लिए मतलब चंपू सुना है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी नहीं है। अगर मैं
इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि यशोधरा आप कैसे लिखेंगे, तो आप कैसे ओरल कैसे बताएंगी? यशोधरा या यस तालव्य श के ऊपर ओ की मात्रा, ध रमे आ की मात्रा, यशोधरा। चलिए भाई, 1 मिनट और 40 सेकंड हमारे पास है निशा। तो हम चाहते हैं आप अपनी Yes. मेलोडियस वॉइस से सबको हैप्पी कर सकते हैं चाहे तो। ओके, कुछ अच्छा Okay. सा आप सुनाइए। बिल्कुल, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। आज क्या सुनाएंगे आप? सर मैं कृष्ण भक्ति गीत गाना चाहूंगी। ओके ओके, भक्ति गीत, बिल्कुल, वी आर रेडी। मैं मधुबन कैसे जाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया, मैं मधुबन कैसे जाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया। खाने को मक्खन मांगे और मांगे मिश्री, खाने को मक्खन मांगे और मांगे मिश्री। मैं मक्खन मैं मिश्री मैं मक्खन मिश्री कहाँ से लाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया, मैं मधुबन कैसे जाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया। खेलने को सूरज मांगे और मांगे चंद्र, खेलने को सूरज मांगे और मांगे चंद्र। मैं सूरज मैं चंदा मैं सूरज चंदा कहाँ से लाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया, मैं मधुबन कैसे जाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया। सोने को तोशक मांगे और मांगे तकिया, सोने को तोशक मांगे और मांगे तकिया। मैं तोशक तकिया कहाँ से लाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया, मैं मधुबन कैसे जाऊं मेरे रोवे कृष्ण कन्हैया, मैं मधुबन कैसे जाऊं मेरे रोवे कृष्ण